हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निधिराज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, लेकिन उसमें एक साइड से थोड़ा बहुत पढ़ना था DNA। तो DNA जब पढ़ना था तो वहाँ पे मैंने देखा कि क्यों ना DNA एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली इन 10th के लिए बल्कि 12th के लिए भी, और साथ ही सभी तरह के कॉम्पिटिशन्स के लिए भी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक पूरी तरह से डिप्ली वीडियो बना दूं, ताकि ये हर तरह के बच्चों को, चाहे वो 10th के बोर्ड के लिए तैयार हो रहे हों, चाहे वो 12th के बोर्ड के लिए तैयार हो रहे हों, या फिर जनरली कंपटीशन के लिए तैयार हो रहे हों, उसके सभी के लिए एक फ़ायदेमंद वीडियो बन जाए। तो उसके लिए मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है DNA। तो आज हम पूरी तरह से इसके बारे में जानने वाले हैं। DNA क्या है, किसकी खोज कब हुई थी, किसने की थी, क्या क्या इसके अंदर होता है, DNA बना कैसे होता है, किस तरीके से ये जेनेटिक मटेरियल कोड होता है, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। साथ ही आप हमेशा वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो वीडियो की लाइक से हमें पता चलता है कि इसमें मतलब हमने कितना बेहतर दिन दिया, आपको पसंद आया कि नहीं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि कितने लोगों को हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं DNA के बारे में, और DNA का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या नाम है इसका फुल फॉर्म? अक्सर क्वेश्चंस में आते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNA। नीचे ऑप्शन 4 दिए रहेंगे, कुछ लिखा रहेगा, उसमें से आपको चूज करना होता है कि DNA का फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म बेसिकली जो इसका फुल फॉर्म क्या है वो क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब DNA के बारे में पता करते हैं कि इसकी खोज कब हुई। सबसे पहले तो भाई उसकी खोज कब हुई, किसने खोजा इसको, तो देखते हैं 1869 के अंदर। कब? 1869 के अंदर फ्रेडरिक मिशर नाम के एक वैज्ञानिक हुए। कौन? फ्रेडरिक मिशर नाम के। याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। साथ ही इसके नोट्स जो हैं मैंने बहुत पढ़ने के बाद ये सब निकाला है, तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए, ताकि आपको भी ये बहुत ज़्यादा फायदा दे सके। तो 1869 में फ्रेडरिक मिशर साहब ने आए, और फ्रेडरिक मिशर साहब ने एक पश सेल जिसको बोलते हैं, इसके अंदर DNA की खोज की। जैसे आपने पढ़ा था ना, सेल की खोज कहाँ हुई थी, तो उसको एक कॉर्क के अंदर देखा गया था। रेड सेल का जो मतलब एक कॉर्क था, बॉटल का ढक्कन था, उसके अंदर देखा गया था। ठीक उसी तरीके से फ्रेडरिक मिशर साहब इसको सबसे पहली बार देखे थे पश सेल के अंदर। अब ये पश सेल क्या होता है, तो पश सेल को समझ लें कि पश सेल इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेड मैटर इंक्लूडिंग WBC, टिश्यूज, बैक्टीरियाज एंड इवन फंगस। यानी कि पश सेल जो है वो क्या है? वो एक मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है भाई? मिश्रण है। कैसा मिश्रण? वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेड मैटर, बहुत सारे डेड मैटर्स का मिश्रण है। जैसे उसमें कौन कौन सी चीजें हैं? तो WBC हैं, वाइट ब्लड कार्पसेल्स है ना, कुछ टिश्यूज भी होते हैं, बैक्टीरियाज भी होती हैं, और थोड़े बहुत जगह पे उसमें फंगस भी पाए जाते हैं। तो इसको हम पश सेल कहते हैं, ऐसा डेड मटेरियल्स का मिक्सचर जिसमें WBC, टिश्यूज, बैक्टीरिया और साथ में फंगस जो हैं वो मिक्सअप हो रहते हैं, तो उसको हम पश सेल बोलते हैं। ठीक है, तो इसी पश सेल के अंदर सबसे पहली बार DNA की खोज की गई थी। किसके द्वारा? फ्रेडरिक मिशर के द्वारा। कब? 1869 के अंदर। तो जब इन्होंने पहली बार इसको खोजा, तो खोजने के बाद डायरेक्टली इसका नाम DNA नहीं पड़ा। सबसे पहले इन्होंने इसका नाम रखा न्यूक्लिन, क्योंकि न्यूक्लियस से खोजा गया था, न्यूक्लियस के अंदर देखा गया था। ये DNA कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अगर बॉडी के अंदर देखा जाए कि ये कहाँ पाए जाएंगे, तो ये जो DNA है वो पाए जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के बीचों बीच न्यूक्लियस पाया जाता है, और उसी न्यूक्लियस के अंदर ये DNA जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में वहां पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर पाया गया था, इसीलिए इसका नाम जो सबसे पहले उन्होंने रखा था वो रखा न्यूक्लिन। न्यूक्लियस से निकला न्यूक्लिन।
ठीक है, या फिर इसी को कहा गया न्यूक्लिक एसिड। क्यों कहा गया एसिड? क्योंकि इसमें एसिडिक नेचर पाया जा रहा था। एसिडिक नेचर के कारण इसका जो नाम पड़ा न्यूक्लिक एसिड। चूंकि न्यूक्लियस से पाया जा गया इसलिए न्यूक्लिक, और चूंकि एसिडिक नेचर थे इसलिए इसको एसिड कहा गया। तो न्यूक्लियस से पाया जाने वाला एसिड न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले जो फ्रेडरिक साहब ने इसका नामकरण किया वो न्यूक्लिन कहा या फिर इसी को न्यूक्लिक एसिड कहा। ठीक है, लेकिन फिर 1928 के अंदर, ठीक है, ये 1869 की बात है, लेकिन अब बात बहुत आगे पहुंच चुकी थी, धीरे धीरे और भी नई नई खोजें हो रही थी। तो 1928 के अंदर और 1944 के अंदर, 1928 के अंदर दो वैज्ञानिक आए, ग्रिफ्ट और एवरी, और उसके बाद 1944 के अंदर एमसी लियोड और एमसी कार्टी नाम के दो वैज्ञानिक आए। तो इस तरीके से ये दो वैज्ञानिकों ने डीएनए के बारे में और भी नई नई रिसर्चेस की। डीएनए क्या है, कैसे है, मतलब वो है क्या, बेसिकली काम क्या है उसका, हमारी बॉडी के अंदर न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसका काम क्या है। तो काम न्यूक्लियस के अंदर ढूंढा फ्रेडरिक मिशर ने, लेकिन इसके वर्क को जो सेटिस्फाई किया कि वर्क क्या है उसका, वो किया इन दोनों ये चारों वैज्ञानिकों ने मिलकर। उनके रियल काम को बताया। तो रियल काम को बताने के बाद उन्होंने कहा कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। क्या है ये जो डीएनए और आरएनए जो होता है, आरएनए के बारे में भी मैं बताऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल डीएनए जब पढ़ा रही हूँ तो मेरा मेन मोटिव है कि डीएनए के बारे में फुल्ली जानकारी जो है पूरी तरह से आपको सेटिस्फाई कर दूं कि डीएनए होता क्या है। तो डीएनए भी एक तरह का जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक जीन से जुड़ा हुआ, यानी कि हमारे जो जेनेटिक इनहेरिटेंस के जो गुण होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाने का काम करता है। तो यही इन दोनों ने मिलकर एक परिभाषा दी कि डीएनए इज अ कैरियर ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यानी ये है क्या, ये एक कैरियर का काम करता है। जैसे कि मतलब यहाँ से अगर हमको कुछ आगे तक पहुँचाना है तो वो कैरियर का काम कौन करेगा, तो वो डीएनए करता है। हमारे कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुँचाने का काम कौन करता है, डीएनए करता है। और डीएनए जो कैरेक्टर्स होते हैं ये जीन्स के रूप में पाए जाते हैं। जीन्स के बारे में भी मैं बताऊंगी, लेकिन फिलहाल अभी हम डीएनए पढ़ रहे हैं। तो डीएनए इज अ कैरियर ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। हमारे जो बॉडी के अंदर जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन हैं, इसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाने के लिए ये कैरियर का काम करता है, मतलब एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है। क्लियर? डीएनए का वर्क क्या है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरेक्टर्स को पहुंचाना। जो भी हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उनको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाना। कैसे पहुंचाएगा भाई ये? तो कुछ इसके कोडेड लैंग्वेज होते हैं, ठीक है, ये जो आगे पढ़ाऊंगी मैं कि कोडेड लैंग्वेज क्या होते हैं। तो कुछ कोडेड लैंग्वेज होते हैं, उन्हीं कोडेड लैंग्वेज के थ्रू ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक मटेरियल्स को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, और किन के द्वारा भाई? अब पहुंचा तो रहा है तो कहाँ, अभी मैंने बताया कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। तो एक जनरेशन यानी कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि बच्चों तक, पेरेंट्स से बच्चों में, फिर उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चों में, और इस तरीके से वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ये क्या करता है, कैरेक्टर्स को कैरियर करने का काम करता है, कैरी करने का काम करता है। अब बात करें डीएनए है क्या। अभी तो हम ये हिस्ट्री पढ़ रहे थे कि डीएनए की खोज कब हुई, उसके काम, उसके फंक्शन को किसने ढूंढा, क्या काम था, किस लैंग्वेज के अंदर लेके जा रहा था। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। अब हम जानते हैं कि डीएनए बेसिकली क्या है, डीएनए है क्या, है ना। तो डीएनए एक पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब बहुत सारे अणुओं को जोड़ने, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ के एक लाइनिंग बनाते हैं तो उसको हम पॉलीमर कहते हैं। तो डीएनए बेसिकली एक पॉलीमर है, या फिर इसी को हम मैक्रो मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का एक संगठन बोल सकते हैं, एक जुड़ाव बोल सकते हैं, जो कि क्या है, डीएनए कहलाता है। ठीक है, और इसके अंदर होता क्या, डीएनए किससे बना हुआ है। तो जैसे देखिए, कोई भी चीज़ है, घर बना हुआ तो घर ईंटों से मिलके बना है, वैसे ही डीएनए भी बने होते हैं। तो डीएनए ऐसा नहीं कि बहुत छोटा है तो इसका मतलब इससे किसी चीज़ से मिलके नहीं बना होगा, तो किसी न किसी तो मटेरियल से मिलके बना होगा। तो वो मटेरियल क्या है, वो है न्यूक्लियोटाइड्स।
वो मटेरियल क्या है जिससे डीएनए बना हुआ है, वो क्या है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। और एक न्यूक्लियोटाइड से डीएनए नहीं बना हुआ है, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड से डीएनए नहीं बना हुआ, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में जुड़ जाते हैं दैट इज कॉल्ड डीएनए, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में जुड़ते हैं तब हम उसे डीएनए या फिर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, ये भी क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है। अब देखिए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कहने का मतलब क्या है, पॉली का मतलब ही होता है मेनी, बहुत सारे, है ना, पॉली का मतलब मेनी। तो बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का एक चेन है, कौन, डीएनए। डीएनए इज अ चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या है, एक चेन है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का एक चेन है जिसको हम डीएनए के नाम से जानते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है, कैसे बना होता है न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड को समझते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो है वो बेसिकली 3 बेस से मिलकर बना हुआ है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में जुड़ते हैं तब हम उसे डीएनए या फिर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, ये भी क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है। अब देखिए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कहने का मतलब क्या है, पॉली का मतलब ही होता है मेनी, बहुत सारे, है ना, पॉली का मतलब मेनी। तो बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का एक चेन है, कौन, डीएनए। डीएनए इज अ चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या है, एक चेन है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का एक चेन है जिसको हम डीएनए के नाम से जानते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है, कैसे बना होता है न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड को समझते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो है वो बेसिकली 3 बेस से मिलकर बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 बेसिक चीजों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला जो उसका बेसिक चीज है वो है डीऑक्सीराइबोज शुगर। पहला चीज शुगर है, जो कि ये शुगर पेंटोज शुगर होते हैं, यानी कि 5 कार्बन शुगर है। ये 5 कार्बन जो हैं जब मिलकर शुगर का निर्माण करते हैं दैट इज कॉल्ड पेंटोज शुगर, है ना। और इन्हीं पेंटोज शुगर से मिलके बना होता है, पेंटोज शुगर का बना होता है ये डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड का पहला जो इसका मटेरियल हो गया वो हो गया डीऑक्सीराइबोज शुगर। दूसरा जो है वो है आपका नाइट्रोजनस बेस। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कुछ नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजनस बेस भी उसमें 2 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसका पहला का नाम है प्यूरिन्स और दूसरा का नाम है पायरिमिडिन्स। ठीक है, ये जो नाइट्रोजनस बेस किसके अंदर, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर 2 तरह के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, पहला प्यूरिन्स और दूसरा पायरिमिडिन्स। ये प्रोटीन है बेसिकली, ये जो तो आप देख रहे हैं प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स, ये बेसिकली क्या है, प्रोटीन्स है। किस तरह के प्रोटीन्स है, ये भी 2 तरह के प्रोटीन्स यहाँ पे है, एडेनिन और गुआनिन, और यहाँ साइटोसिन और थाइमिन। अब इसको ध्यान रखिएगा, ये अनिल कपूर है, गोविंदा है, यहाँ पे करिश्मा है, तब्बू है। क्लियर, नाम से याद रखिएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे मूवीज के अंदर तब्बू और अनिल कपूर ने बहुत सारी मूवीज बनाई हैं, उसी तरीके से गोविंदा और जो करिश्मा हैं उनकी भी बहुत सारी मूवीज आई हुई हैं। तो वहाँ से ध्यान रखिएगा कि अनिल कपूर, यहाँ पे जो आगे बताऊंगी कि हेलिक्स का जब निर्माण होता है तो वहाँ पर किस तरीके से इन प्रोटीन्स का जुड़ाव होता है, यही प्रोटीन्स के जुड़ाव जो है कैरेक्टर के ट्रांसफर में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको पहले जानना क्या है कि नाइट्रोजनस बेस्ड न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो 3 तरीके के बेसिक चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला है डीऑक्सीराइबोज शुगर, दूसरा है नाइट्रोजनस बेस और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है वो क्या है, बेसिकली वो पेंटोज शुगर है। 5 कार्बन शुगर जब एक फॉर्म में आते हैं दैट इज कॉल्ड पेंटोज शुगर। 5 कार्बन का मतलब
ऐसा शुगर का निर्माण हुआ है जिसके अंदर 5 कार्बन मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम पेंटोज शुगर बोले। ठीक है, अब यहाँ दूसरे नंबर पे जो नाइट्रोजनस बेस हैं, ये भी 2 तरह के प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। तो ये नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से प्रोटीन से मिलके बने होते हैं? पहला है प्यूरिन्स और दूसरा है पायरिमिडिन्स। ये प्यूरिन्स के अंदर भी 2 तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, पहला एडेनिन, दूसरा गुआनिन। ठीक है, तो एडेनिन जो है, जिसे मैं एक मतलब ट्रिक भाषा बोलिए, ट्रिक भाषा में हम इसको अनिल कपूर बोल रहे हैं और इसको गोविंदा बोल रहे हैं। दो हीरो का नाम हमने रख लिया। ठीक है, अनिल कपूर एंड गोविंदा। अनिल कपूर एडेनिन और गोविंदा जो है गुआनिन। ठीक है, और दूसरी तरह का जो प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड पायरिमिडिन्स। क्लियर? अब ये पायरिमिडिन्स जो है वो भी 2 तरह के प्रोटीन्स अपने पास रखते हैं, पहला साइटोसिन और दूसरा थाइमिन। अब इन्हीं चारों के अलग अलग तरीके से जब बाउंडिंग होती है, ध्यान रखिएगा कि इधर प्यूरिन्स जो है वो पायरिमिडिन्स के साथ ही अटैचमेंट करेगा। उसमें भी क्या है कि एडेनिन जब भी अपना जो अटैचमेंट बनाएगा, अपना जो बाउंडिंग बनाएगा, तो वो ज़्यादातर थाइमिन के साथ बनाता है, और गुआनिन जब बनाएगा तो साइटोसिन के साथ बनाता है। और जब ये बाउंडिंग बनेगी तो एडेनिन और थाइमिन की जो बाउंडिंग होगी वो ट्रिपल बाउंड से जुड़ी हुई होगी, और गुआनिन और साइटोसिन की जो बाउंडिंग होगी वो डबल बाउंड से जुड़ी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये नाइट्रोजनस बेस का काम हो गया। ठीक है, अब भी यहाँ बच गया फॉस्फेट ग्रुप। अब देखिए, फॉस्फेट ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड बनाने में। ठीक है, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको फॉस्फेट ग्रुप बेसिकली होता क्या है। तो PO4 3 नेगेटिव जब होगा तो ये क्या है, ये एक फॉस्फेट ग्रुप है। आपने केमिस्ट्री के अंदर बहुत बार पढ़ा होगा कि फॉस्फेट ग्रुप का जो सूत्र होता है, जो उसका केमिकल फॉर्मेशन होता है, वो इसी तरीके से होता है, PO4 3 नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, कई बार क्वेश्चंस में अभी जो अक्सर पूछ देता है कि डीएनए जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। ठीक है, डीएनए जो है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। तो क्यों कहा गया इसको नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल? क्या है इसके अंदर जो कि डीएनए को नेगेटिवली चार्ज करता है? तो दैट इज फॉस्फेट ग्रुप। जब फॉस्फेट नेगेटिव चार्ज है और इन्हीं चीजों से मिलके डीएनए बना हुआ है, तो डीएनए पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो बेसिकली यही इसका कारण है। अगर कोई कहीं से क्वेश्चन आपका आता है कि डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, व्हाई, और व्हाट इज द रीजन ऑफ नेगेटिवली चार्ज ऑफ डीएनए, तो वहां पे आपका आंसर क्या होगा, बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप के कारण ही ये जो पूरा का पूरा डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो आई थिंक डीएनए के बारे में आपको बहुत कुछ जानकारियां मिल गई होंगी, उसका हिस्ट्री कि कहाँ से वो निकल के आया, उसकी फंक्शन की खोज, क्या फंक्शन करता है, उसकी खोज क्या कब हुई, ये डीएनए के बारे में कि डीएनए किन से मिलके बना है, और न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो भी किन से मिलके बने हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब एक फॉर्मूला हमको आपको बताना है, इधर मिटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए अब, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी। नहीं की हैं तो वीडियो में पीछे जाके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक और चीज़ बस बतानी है मुझे, देयर इज अ फॉर्मूला फॉर द न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियोटाइड और दूसरी चीज़ है न्यूक्लियोसाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड तो आप जान गए कि क्या है ना। न्यूक्लियोटाइड क्या है, डीऑक्सीराइबोज, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट, तीनों को जब आपस में मिला देंगे दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। तो अब न्यूक्लियोसाइड क्या है? अब इस न्यूक्लियोटाइड में से अगर हम फॉस्फेट ग्रुप को हटा दें, ठीक है, इस फॉस्फेट ग्रुप को अगर हम माइनस कर दें, किसमें, न्यूक्लियोटाइड में, तो बन जाएगा मेरा न्यूक्लियोसाइड। या फिर इसको या तो घटा दिया जाए तो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड,
या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि न्यूक्लियोसाइड में आप फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दीजिए, तब ये बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। तो इन दोनों फॉर्मूलाज में आपको जो पसंद है, जो समझ में आ रहा है सही तरीके से, सिंपली उसको आप नोट कर सकते हैं। या तो इधर इसमें माइनस कर दीजिए या फिर इधर इसको जोड़ दीजिए। यानी कि PO4 जो ग्रुप है आपका फॉस्फेट ग्रुप है, ये न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोटाइड बना देता है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड में अगर हम फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दें तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो बस यही ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के अंतर क्या है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड दे देगा आपको क्वेश्चन में, उसके बाद न्यूक्लियोसाइड प्लस PO4, न्यूक्लियोसाइड प्लस कार्बन शुगर, न्यूक्लियोसाइड प्लस कुछ भी दे सकता है, वो ऑप्शंस के अंदर होंगे। लेकिन आपको जो आंसर होगा वो PO4 ग्रुप को, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप को जब हम न्यूक्लियोसाइड के साथ जोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरीके से DNA के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां मिल गई हैं। नेक्स्ट कभी मैं आप लोगों को DNA का स्ट्रक्चर जो है, किस तरीके से यहाँ गुआनिन और थाइमिन और गुआनिन के साथ साइटोकाइनिन और एडेनिन का थाइमिन के साथ किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, उन बॉन्डिंग के लिए मैं एक क्लास लेके आऊंगी, स्ट्रक्चर ऑफ DNA। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये सारी जानकारियां आपको समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे। साथ ही आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है, आपको टॉपिक से रिलेटेड या फिर साइंस के किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे जो सोशल साइट्स है वहां पे फॉलो करके आप वहां से क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।